आप लोगों को पढ़ाएंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव की प्रॉपर्टी जो होता है, वेव एक चैप्टर है, आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दोनों पढ़ेंगे आपका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, जैसे लाइट रेज हो गया, आपका एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, ये सब आपके जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो आपके वेव नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं, ठीक है ना। इसको किसने बताया था, सबसे पहले मैक्सवेल, ठीक है ना। जैसे साउंड वेव है, तो साउंड वेव आपका वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी हीट है, आपका हीट है, तो इससे क्या कर रहा है, थर्मल रेडिएशन निकल रहा है। कोई बॉडी हीट है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे क्या करेगा, हीट निकलेगा, और हीट वो वेव के फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। और वेव के फॉर्म में जब निकलेगा तो वेव के फॉर्म में जो है फोटान होते हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी का पैकेट्स या ठीक है ना बंडल होता है, उसे को हम फोटान या क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में निकलेंगे आपका, जो वेव के फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपका है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जैसे लाइट रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, आपका गामा रेज हो गया, ये वेव नेचर शो करते हैं। वेव की प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन, ये सब आपका जो होता है प्रॉपर्टीज होती है वेव की, ठीक है ना। इसको फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, निकलना। तो सबने कहा इस बॉडी से थर्मल रेडिएशन हो रहा, मतलब इस बॉडी से थर्मल का मतलब हीट, और रेडिएशन का मतलब हीट निकल रहा है, कहते नहीं है। सन से आपको ये सन है, सन से लाइट रेज का क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। सन से लाइट रेज का रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन का मतलब सन से जो होता है लाइट रेज निकल रहा है, सन से लाइट रेज क्या कर रहा है, निकल रहा है। रेडिएशन का मतलब निकलना, ठीक है ना। हमने कहा जैसे ये हमारे पास हीटेड बॉडी है, इससे क्या कर रहा है, हीट निकल रहा है, इससे हीट क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो हीट निकल रहा है कहिए, या हीट इमिशन कह दीजिए, या हीट इमिशन की जगह एक वर्ड हम और यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। क्या कह सकते हैं, थर्मल रेडिएशन, ठीक है ना, थर्मल रेडिएशन। तो इसके बारे में लिखिए, इसमें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव नेचर इनमें क्या क्या है वो जान लीजिए। इस थ्योरी को किसने दिया था, मैक्सवेल ने बता दिया। दिस थ्योरी was put forward by Maxwell. The main postulate, the main features, the main features of this theory, the main features of this theory are given below, ठीक है ना। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्सवेल, ठीक है ना, मैक्सवेल। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो, ठीक है ना। इस थ्योरी को किसने दिया था आपका, ठीक है ना, द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला यह है कि एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, अगर किसी सोर्स से एनर्जी इमिट कर रहा है, और एनर्जी किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी हीट है, हीटेड रॉड हमारे पास है, या हमारे पास जो होता है हीटेड आपका जो होता है फिलामेंट हो, हीटेड कोई फिलामेंट हो। हीटर कैसे फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, हीटेड फिलामेंट हो या हीटेड रॉड हो, तो उससे क्या करेगा, आपका एनर्जी क्या करेगा, आपका इमिट करेगा।
तो वो एनर्जी का सोर्स है, इमिट करेगा। भाई जिससे एनर्जी निकलेगा उसे तो कहेंगे एनर्जी का सोर्स है आपका। चाक से एनर्जी निकल रहा है तो कहेंगे वो एनर्जी का सोर्स है आपका, ठीक है ना। तो एनर्जी का सोर्स, तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा आपका जो है एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। एनर्जी में बी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स सच एज हीटेड रॉड और फिलामेंट ऑफ ए बल्ब थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास, ठीक है ना। थ्रू, अगर मान लीजिए कोई वायर है, अगर उससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो हीट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करता है। करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और जब तक करंट फ्लो करेगा वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का इमिशन करेगा। तो पहला पॉइंट जो होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहता है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है और उससे जो होता है एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, उससे एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। ये आपका कह रहा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। तो पहला लिखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी may be emitted, energy may be emitted, energy may be emitted, energy may be emitted from any source, from any source, so such as, from any source such as heated rod और फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, फिलामेंट ऑफ ए बल्ब थ्रू विच फिलामेंट ऑफ ए बल्ब थ्रू विच electric current, through which electric current ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास, फुल स्टॉप, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इज इमिटेड कॉन्टिन्यूसली, continuously in the form of radiation or wave, रेडिएशन या वेव। नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, तो वो अगर कोई बॉडी आपका हीटेड रॉड है या हीटेड फिलामेंट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे एनर्जी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही कहता है। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो होता है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप इसको डायग्राम से समझिए, हमने कहा
बेटा ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये वाई एक्सिस है। ये देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ कट करना है दोनों ऐसे, है ना। ठीक है ना। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इमिटेड बाय चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल वी से, तो दोनों एक दूसरे के क्या है आपके परपेंडिकुलर है। तो आपका जो है लाइट रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे और इंटर में फिर पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। अब बेटा लिखने जा रहे हैं, इसको देखिए आगे, ठीक है ना। दीज मतलब और दोनों एसोसिएटेड होते हैं, दोनों क्या है आपके एसोसिएटेड है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के क्या होती है इक्वल होती है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव हैं इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के क्या होती है, इक्वल होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि आपके, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये विदाउट मीडियम के प्रोपोगेट कर जाते हैं। से लाइट रेज है वो अगर मीडियम नहीं है तब भी प्रोपोगेट कर जाएगा, एयर नहीं है तब भी प्रोपोगेट कर जाएगा, ठीक है ना। एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये विदाउट मीडियम के क्या कर जाएंगे, प्रोपोगेट कर जाएंगे। लेकिन साउंड वेव है, साउंड वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ठीक है ना। आपका जो है साउंड जो वेव है आपका, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, क्योंकि आपका जो साउंड वेव है वो बिना मीडियम के, विदाउट मीडियम के प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा। अगर हम ऐसे खड़े हैं, आप हमारे जो है बगल में 1 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हैं और एयर नहीं है, आप वहाँ से चिल्ला रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आपके जो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करके जो है वो हमारे ईयर ड्रम से स्ट्राइक करते तो हमें सुनाई देता है। तो बिना मीडियम के जो होता साउंड वेव आपका जो है आपका प्रोपोगेट नहीं करेगा, इसलिए जो साउंड वेव है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये 4 पॉइंट है मेनली इसके, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, दीज वेव आर, ठीक है ना, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड, these waves are associated with oscillating, ठीक है, with oscillating electric and magnetic, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। बेटा डायग्राम बना दीजिएगा, मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, these two fields are these two fields are perpendicular, या ऐसे साइन बना देंगे तब भी सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, ठीक है ना, and perpendicular to the ठीक है ना, and perpendicular to the direction of propagation of the radiation, as shown in the figure. As shown in the figure. फिगर आपने बना लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि द रेडिएशन प्रोसेस वेव नेचर, देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू दी, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो लाइट की वेलोसिटी के क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा पॉइंट, द रेडिएशन या वेव कह दीजिए, ठीक है ना, द रेडिएशन
द रेडिएशन पजेज, ठीक है ना, वेव नेचर, वेव नेचर, द रेडिएशन पजेज वेव नेचर, फुल स्टॉप, देयर वेलोसिटी, their velocity is equal, ठीक है ना, the radiation possess wave nature, their velocity is equal, their velocity is equal to the velocity of light, equal to the velocity of light, that is 3.0 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक है ना। The radiation are called electromagnetic, the radiation are called the radiation are called electromagnetic radiation or electromagnetic wave, electromagnetic radiation और electromagnetic wave, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये बिना मीडियम के क्या कर जाते हैं, प्रोपोगेट कर जाते हैं। लेकिन साउंड वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिना मीडियम को प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगा। आप चिल्लाते रहेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा आपका साउंड वेव, अगर मीडियम नहीं है तो। चलिए पॉइंट 4 देखिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर electromagnetic wave do not require any material medium for propagation, ठीक है ना, for propagation thus, ठीक है ना, for propagation thus rays of sun reach, ठीक है ना, thus rays of sun reach us through space, ठीक है ना। तो सन जो रे जाता है वो स्पेस से आता है, ठीक है ना, तो बिना मीडियम को ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन अगर एयर नहीं है आपका तो हाँ स्कैटरिंग नहीं होगी। इससे स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है आपको?
स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि सन से आने वाली जो ब्लू रेज है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, इसीलिए स्काई का कलर क्या होता है, हमको ब्लू दिखाई देता है आपका, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग हो जाती है जब लाइट रेज की स्कैटरिंग होगी, ठीक है ना। जैसे आपका मून हो गया, मून में जो है मून पर सनरेज आती हैं, ठीक है ना। मून पे आप जाएंगे तो वहां पे डार्क रहेगा, अंधेरा रहता है, डार्कनेस वहां पे रहता है मून पे, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। और जब एयर नहीं होगा तो लाइट रेज ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लाइट रेज आएगा, लेकिन जब पार्टिकल्स नहीं है मीडियम में तो आपके लाइट रेज किससे स्ट्राइक करेगा, वो सीधा निकल जाएगा आपको। तो जब वो आपका पार्टिकल्स मीडियम में रहते हैं तो लाइट रेज की स्कैटरिंग होती है, जिससे वहां पे लाइट आ जाता है आपका। तो यही आपका जो है, ऐसा नहीं है कि मून पर जो होता है लाइट रेज नहीं आता, लाइट रेज आता है फिर भी वहां पे डार्क रहता है, क्योंकि एयर नहीं है, क्योंकि लाइट रेज की स्कैटरिंग नहीं होती है। अब जब लाइट रेज की स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको लाइट पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, 4 पॉइंट हो गए। और किसी को कोई कंफ्यूजन? अब कुछ हम जो वेव है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ेंगे, कुछ वेव हैं इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी है। इम्पोर्टेंट बेटा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, नहीं समझ में नहीं आएगा सभी लोग। सर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स? तो बेटा ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू इक्वल टू होता है बेटा सी बाई लेमडा। तो यहां से न्यू को एस सी बाई लेमडा, ये रिलेशन होता है। एनर्जी और कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो आपका ये होता है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और वेवलेंथ में ये रिलेशन है। अगर किसी भी लाइट रेज का वेवलेंथ या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, और वेवलेंथ आपका डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो आपका किसी भी वेव का जो एनर्जी होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी वेव का जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी वेव का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। या ऐसा कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा आपका तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ आपका इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी आपको जो है एनर्जी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपका, ठीक है। लेमडा इंक्रीज, ई डिक्रीज, ई क्या एनर्जी, ठीक है ना, वो एनर्जी। चलिए लिखिए, समझ में आया बेटा कि नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, important characteristics of a wave, ठीक है ना, of a wave or its wavelength, lambda, frequency, को न्यू, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी etc their definition
और गिवन बिलो। ठीक बेटा, अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है ना, WAVELENGT वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ। समझिए बेटा वेवलेंथ क्या होता है। ये मान लीजिए कोई भी वेव आपका ट्रेवल करता है, तो कैसे ट्रेवल करता है आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है ना, कोई वेव ट्रेवल करता है, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रफ। ठीक, वेवलेंथ बेटा आपका होता है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आपका ये ग्रीक लेटर है लैम्डा। इसे क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा ये कैसा लेटर है आपका, ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर, सिकंदर का नाम सुने। ग्रीक लेटर मतलब आपका एक कंट्री है, आपका यूनान से इंडिया है, आपका भारत, ऐसे आपका ग्रीक एक कंट्री है आपका, सिकंदर वहां का। ठीक है ना, ठीक है ना। तो लैम्डा, लैम्डा कहते हैं आपका। देखिए इसमें होता क्या, वेवलेंथ आपका जो होता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। टू सक्सेसिव क्रस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है आपका, वही क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट और ट्रफ सक्सेसिव कह दीजिए, सक्सेसिव कोई भी, ये दोनों क्रस्ट हो या ये क्रस्ट हो आपका, ये ट्रफ या ये ट्रफ, इसके बाद जो ट्रफ आएगा, कोई दो आपका सक्सेसिव लगातार आपका, कोई दो, ऐसा नहीं एक क्रस्ट ये ले लीजिए और फिर एक क्रस्ट ये ले लीजिए, तब नहीं होगा। टू लगातार आपके क्रस्ट हो, एक क्रस्ट ये फिर ये क्रस्ट, इस बीच में नहीं तो एक क्रस्ट लीजिए और ये क्रस्ट कहिए सर ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका, नहीं टू सक्सेसिव लगातार जो क्रस्ट हो आपका और टू लगातार जो आपका ट्रफ हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है आपका, लैम्डा होता है। वही क्या होता है आपका, लैम्डा होता है। मनीष चौरसिया, बेटा आओ सब लोग ऑनलाइन, कहाँ चले गए सब लोग, से लापरवाही करोगे। बोलिए। चलिए वेवलेंथ का डायग्राम ये बना लीजिए, तो वेवलेंथ का हम डिफरेंशियल लिखा देते हैं, डायग्राम बना लीजिए। चलिए देखिए बेटा,
It is defined. It is defined as the. It is defined as the. It is defined as. It is defined as the. As the distance. It is defined as the distance between any. It is defined as the distance between any two consecutive, मतलब वही लगातार हो जाता है, any two consecutive, ठीक है ना, consecutive crest और trough. Consecutive crest और trough. ठीक, फिर स्टार्ट. It is denoted by lambda. Denoted by lambda, ठीक है ना. तो वेवलेंथ को जनरली जो एक्सप्रेस करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं, और मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, ठीक है ना. लिखेंगे वेवलेंथ, ठीक है ना. वेवलेंथ इज expressed in angstrom or meter और नैनोमीटर, ठीक है ना. नैनोमीटर और पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, ठीक है ना, पिकोमीटर. ठीक है ना, पिकोमीटर. केवल शुभम चौधरी और ये सभी, बाकी यही दो लोग ऑनलाइन और कोई ऑनलाइन है नहीं, ठीक है. मीटर और, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए. तो आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 to the power -10 मीटर, ठीक है ना. और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 to the power -9 मीटर, ठीक है. और 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10 to the power -12 मीटर, ठीक है ना. 10 to the power -12 मीटर, ठीक है ना. और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर, ठीक है ना. इसको नोट कर लीजिए. तो फ्रीक्वेंसी पढ़ा दूसरा था, ठीक है. इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा पढ़ा. अब आपका नेक्स्ट टर्म है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं? न्यू से. फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको जानिए, ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड. किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितने भी नंबर आपके वेव क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, वही इसकी क्या हो? फ्रीक्वेंसी हो. किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना. It is
defined, it is defined as it is defined as the number of waves passing through number of wave passing through a point, passing through a point in 1 second, ठीक है ना। फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है, डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है ना। फुल स्टॉप। DSI यूनिट of frequency, DSI unit of frequency, और ठीक है ना हर्ट्ज, शॉर्ट में, ठीक है ना HZ। यह आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और 1 हर्ट्ज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है ना, 1 साइकिल, ठीक है ना। जैसे आपका कोई वेव है बेटा, वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये ऐसे, ये वेव का एक साइकिल हुआ, फिर ऐसे आपका ये वेव का 2 साइकिल हो गया, फिर जाएंगे यहाँ से चला वेव ऐसे यहाँ तक आया, ठीक है ना। तो एक तरफ और एक क्रस्ट मिला लीजिए तो आपको एक साइकिल होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो 1 सेकंड में क्या होता है, वो 50 टाइम जलता है और 50 टाइम क्या होता है, बुझता है। क्योंकि 1 सेकंड में जो होता है 50, जब आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट का जो ट्रेवल करता है वो आपका 50 वाट, 1 सेकंड में 50 वाट ट्रफ क्रिएट करता है और 50 बार क्या करता है, क्रस्ट क्रिएट करता है। इसलिए बल्ब आपका क्या होता है, 50 बार जलता है और बुझता है। क्योंकि AC जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, वो ऐसे फ्लो करता है, AC इस तरीके से फ्लो करता है, वेव की तरह फ्लो करता है। AC जो करंट है वो वेव की तरह ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। और जो बैटरी होता है DC करंट, मतलब डायरेक्ट करंट ऐसे डायरेक्टली फ्लो करता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लेकिन आपके जो AC होते हैं, अल्टरनेटिव करंट होते हैं, उसमें ये फ्लक्चुएशन होता है आपका, ये फ्लक्चुएशन AC में होता है। इसलिए कभी देखेंगे अगर 11,000 वोल्टेज है और एक जो है 5,000 वोल्टेज है, 2 वायर में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, तो 11,000 वोल्टेज के सामने आप दूर रहेंगे तभी लाइन मार देगा। लेकिन 5,000 वाले में क्या होगा आपका, अगर उस जो है कम दूरी पर रहेंगे, मतलब अगर ज़्यादा दूरी पर रहेंगे तो करंट नहीं मारेगा, जब नज़दीक उसके जाएंगे तब आपका वो करंट मारेगा। क्यों ऐसा, इस वजह से होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो होता है ये आपका जो है 2 वायर है, ये 2 वायर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 11,000 वोल्टेज, ठीक है ना, और इसमें जो फ्लो कर रहा है वो 5,000 वोल्ट, ठीक है ना, 5,000 वोल्ट, इसमें 11,000 वोल्ट। तो इस वायर में, ये वायर है आपका, क्या है वायर, ये भी क्या है वायर, ये भी क्या है आपके वायर, ठीक है। 2 वायर हमारे पास है, एक वायर में आपका 11,000 वोल्ट फ्लो कर रहा है और एक वायर में आपका 5,000। तो जब जिस वायर में 11,000 फ्लो कर रहा है उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा ये ज़्यादा होगा ऐसे, लेकिन जिसमें 5,000 में फ्लक्चुएशन क्या होगा आपका, कम। ये जो क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है वो देखिए, इसमें देखिए बड़ा ऊपर नीचे, हाई ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहा है, इसमें कम जाएगा। अब बताइए ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर कोई डंडा लेकर के यहाँ आएगा, ये वायर ये है, डंडा लेकर के यहाँ आएगा तो अभी करंट नहीं मारेगा, लेकिन जैसे डंडा लेकर के आप या कोई भी मेटल रॉड लेकर के इसके कांटेक्ट में आएंगे, इससे फील्ड होता है, अभी फील्ड हो गया आपको यहाँ,
ठीक है। जैसे कॉन्टेक्ट में लाएंगे और फ्लक्चुएशन से टच करेगा तुरंत आपको करंट मार देगा आपका। तो लाइट रेस जो एसी होता है वो पकड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, लेकिन आपका जो डीसी करंट होता है, डीसी मोर डेंजरस होता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। डीसी एक बार आपको चिपक लेगा, खींच लिया तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपका जो एसी होता है आपको पकड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, पकड़ता रहता है। 1 सेकंड में आपको जो है, आपका जो एसी होता है 50 बार पकड़ता है आपको, 50 बार छोड़ता है आपको। 1 सेकंड में आपका जो एसी होता है वो 50 बार आपको पकड़ता है, 50 बार छोड़ता है, आपको करंट मारता है। तभी देखिए झुंझुनाहट होती है जब आप छूते हैं, तो आपको जो झुंझुनाहट होती है वो पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, ठीक है ना, पकड़ता है, छोड़ता आपका है, ठीक है ना। तो यही अगर 11 वोल्टेज तो आप ज्यादा दूरी पर रहेंगे तभी करंट मार देगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन क्या होता है, ज्यादा होता है आपका, यही अंतर होता है आपका। इसकी फील्ड ज्यादा होगी, 11,000 वोल्टेज वाले की फील्ड ज्यादा होगी तो ज्यादा एरिया तक कवर करेगा आपका। तो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका बेटा। अब हेडिंग डाल लीजिए थर्ड, एम्पलीट्यूड, ओ सॉरी वेलोसिटी लिखिए तो पहले, थर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम कहेंगे कैपिटल सी, ठीक है, वेलोसिटी कैपिटल सी। कैपिटल सी वेलोसिटी। तीसरा पॉइंट वेलोसिटी स्मॉल सी होगा, नोट कीजिए फिर आगे आपको बताएं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। देखिए कौन ऑनलाइन है। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट।